Good morning, my dear student. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संडवा दुकान साहबगंज, प्रतापगढ़। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया होता क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं, क्यों एनीमिया हो जाता है और कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं। तो बच्चों, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि एनीमिया होता क्या है। तो हमारे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो घट जाए, वही हमारा एनीमिया कहलाता है। ये इसे हम हिंदी में रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान की महिलाओं में यह रोग बहुत ही ज़्यादा अधिकता में देखा जाता है। नियर अबाउट हर 10 में से 7 महिला लगभग एनीमिया से पीड़ित है और हर 10 में से 5 पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो एनीमिया से ग्रसित हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है अगर इसका सही समय पे ध्यान नहीं दिया गया। अभी हम जो बात करेंगे वो हमारे डिप्लोमा फार्मेसी जो है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बायोकेमिस्ट्री में, और ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका फार्माकोलॉजी में। तो आपके ये जो है फार्माकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट ये जो है अपने एनीमिया के बारे में। पहली बात तो ये जान लीजिए, एनीमिया बहुत बृहस्थ है। अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तो एक वीक से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, लेकिन अभी हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसे हम एक क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे जो डिप्लोमा फार्मेसी में पूछा जाता है। चलिए, नाउ कम टू द पॉइंट। ये है हमारा क्या है, एनीमिया। अब एनीमिया में अगर पूछा जाए कि एनीमिया होता क्या है तो ध्यान से देख लीजिए। लैकनेस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी ब्लड में क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। अब क्यों कमी हो जाए, तो ड्यू टू द लैकनेस ऑफ आरबीसी। अब प्रश्न ये उठता है आरबीसी की कमी होने से क्यों एनीमिया हो जा रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे स्थित होता है, वो आपके आरबीसी के ऊपर ही स्थित होता है। आरबीसी का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसे तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये आरबीसी का ऐसे एकदम तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होता है। और इस तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे ही जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन स्थित है, ऐसे ही हीमोग्लोबिन स्थित होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आरबीसी कम होगा तो आपका हीमोग्लोबिन इनडायरेक्टली कम ही हो जाएगा। तो चाहे आपका हीमोग्लोबिन कम हो, चाहे आरबीसी कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो, या हीमोग्लोबिन सीधा कम हो जाए, तब भी आप एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। जो पुरुषों में होता है, इसका जो होता है कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 100 डेसीलीटर में जो 13 से 18 होती है, और जो महिलाओं में होती है वो आपकी 11 से लेके 17 तक होती है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाएगा तो जो है कि पर्सन एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। चलिए हम अपना फिर एनीमिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, लैकनेस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ड्यू टू लैकनेस ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। और यदि आरबीसी कम हो गई तब भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन कैरियर विच सर्कुलेट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए एक ऑक्सीजन कैरियर का कार्य करता है, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एनीमिया के डिजीज़ में। यानी अगर हम इस साफ शब्दों में कहें कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल से कम वैल्यू हो जाए, तो वही हमारा एनीमिया कहलाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से हमारा एनीमिया हो सकता है। तो उसमें जो हमारा पहला कारण है वो हमने लिखा है ब्लड लॉस, यानी किसी भी कारण से ब्लड में, शरीर से ब्लड लॉस हो जाए। ठीक है, तो ब्लड लॉस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड लॉस हो गया तो आरबीसी अपने आप लॉस हो जाएगी। आरबीसी खत्म तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो पेशेंट एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुएशन एमसी साइकिल होता है जो महिलाओं में हर महीने होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्लड लॉस होता है, और जैसे ही ब्लड लॉस होगा तो महिला जो है एनीमिया से पीड़ित हो जाएगी। तो इस कारण से ये आप मान के चलिए कि हर 10 में से 7 महिला एनीमिया से पीड़ित होती है। तो उसके लिए आप आयरन रिच फूड उसे देना चाहिए, जैसे पालक
हो गया, चुकंदर हो गई और टमाटर हो गया, इस तरीके की चीज़ें देनी चाहिए। आगे मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो थर्ड वन इज़ पाइल्स। पाइल्स मतलब क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि जो लैट्रिन के रास्ते से हैं उसमें से भी ब्लड लॉस होता है। और मैंने बताया आपको कि बॉडी से ब्लड लॉस हो, वो चाहे जिस भी तरीके से ब्लड लॉस हो, जब भी शरीर से ब्लड लॉस होगा तो मरीज एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। अगला देखिए, लैक ऑफ आयरन एंड फूड, आयरन इन फूड, यानी भोजन में यदि आयरन की कमी हो जाए, जैसे अब फास्ट फूड लोग ज़्यादा सेवन करते हैं जिसकी वजह से भोजन में प्रचुर मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से आयरन एक मेन फैक्टर है हीमोग्लोबिन में, क्योंकि आयरन से ही पोरफायरिन रिंग बनती है और उसी से ही आपका क्या बनेगा, हीम प्रोटीन बनेगा, और हीम प्रोटीन से ही फिर आपका हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आयरन। आयरन की कमी से भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और कमी हो जाएगी तो पेशेंट आयरन से पीड़ित हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, पेप्टिक अल्सर, यानी इसमें आंतों में घाव हो जाता है, और आंतों के में घाव होने की वजह से पेचिस पड़ती है, और पेचिस की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस जब हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी पेशेंट एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। और लास्ट वन क्या है, अदर डिजीज और ड्रग्स, यानी कोई और गंभीर बीमारी हो जिसमें उस बीमारी की वजह से हीमोपोएसिस ना हो पा रहा हो, ब्लड का निर्माण ना हो पा रहा हो, उस केस में भी मरीज एनीमिया से पीड़ित हो सकता है। या कुछ हम ऐसी दवाओं का सेवन करें जो हमारे ब्लड की कोशिका को ब्रेक डाउन कर दे, या आरबीसी को ब्रेक डाउन कर दे, तो वो दवाएं भी आपके जो है कि एनीमिया के कारण हो सकती हैं। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इस बीमारी के कौन कौन से कारण हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी के कौन कौन से लक्षण हैं। तो लक्षण में सबसे पहले ये देख लीजिए, फटीग लिखा हुआ है। फटीग मतलब होता है थकावट। थकावट मतलब ये कि जब आपके प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पूरा ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेक डाउन पूरा नहीं होगा। जब पूरा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं होगा, फैट का ब्रेक डाउन नहीं होगा पूरी तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन ही एब्सेंट है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आपका जो है कि ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा, और जब वो ऑक्सीडेशन होगा तभी एनर्जी मिलेगी। और जब वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि मरीज जो है कि थकावट सा महसूस करेगा। ब्रेथलेसनेस, यानी जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस लेने में जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, यानी प्रचुर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। तो जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्रेथ सांस लेने की दर क्या हो जाएगी। एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, इसमें भूख नहीं लगती है। और डिस्पेप्सिया मतलब कि प्रॉब्लम होना। और डिजीनेस मतलब चक्कर आना। ब्लड विजन मतलब होता है कि आपका धुंधला दिखाई देना। और हेडेक मतलब होता है सर दर्द। और इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। तो इन सब का जो कारण है, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है, यानी जब पूरा प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सक्रीट नहीं होगा, जब एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी से निकलेगा नहीं पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनिक एसिड इकट्ठा होने के कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं, इनको भी तैयार होना चाहिए। इन्हीं की वजह से पता चल जाता है कि पेशेंट को एनीमिया है कि नहीं है। अगला देखिए, टाइप्स ऑफ एनीमिया में देख लीजिए। सबसे पहला जो एनीमिया है क्या है, वो माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं, या इसे परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, या इसे हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। इसका 3 नाम है। अभी फिलहाल हम किस पे फोकस करेंगे, माइक्रोसिटिक। माइक्रो मतलब होता है बड़ा हो जाना, MACRO, इस शब्द से याद करेंगे। माइक्रोसिटिक मतलब इसका मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाना। ध्यान से सुनिए, लार्ज आरबीसी एंड लेस हीमोग्लोबिन। और देखिए, जब आरबीसी बड़ा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन उसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, माइक्रो मतलब होता है बड़ा, और लार्ज मतलब भी बड़ा होता है। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है और हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम हो जाता है। येलो कलर न्यूक्लियस हो जाता है, और जो न्यूक्लियस हो जाता है वो किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। एंड थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, और जो उसके क्रोमेटिन है वो कैसे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और धागे जैसे हो जाते हैं। पोरफायरिन रिंग सिंथेसिस डिस्टर्ब, और पोरफायरिन की रिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पोरफायरिन रिंग से ही आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ड्यू टू द लैकनेस ऑफ द विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। और ये जो समस्या होती है, ये जो एनीमिया का जो मेन कारण है, वो उसके पीछे जो मेन कारण है उसके रीजन क्या है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होना। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड दिया जाता है। तो ये आपका कौन सा है, माइक्रोसिटिक एनीमिया।
मैक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं, या इसे परनीशियस एनीमिया बोलते हैं, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। अभी हम बात करते हैं माइक्रोसिटिक। तो अभी मैंने बताया था इसके पहले मैक्रोसिटिक, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैक्रो में लिखा था लार्ज आरबीसी और माइक्रो में लिखे हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया में लिखे हैं स्मॉल आरबीसी। तो लिखा है स्मॉल आरबीसी साइज, आरबीसी की साइज़ क्या होती है, छोटी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी या आयरन की कमी के होने से होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या किया जाता है, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन, यानी इसमें आयरन के फेरस फॉर्म में कैप्सूल या सिरप दिया जाता है। तो ये हो गया आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब हम बात करते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया देख लीजिए क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में अगर ब्रेकडाउन हो जाए, या रीज़न ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाए। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से अगर आरबीसी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जा रहे, या मलेरिया की वजह से आरबीसी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जा रही, या सांप काटने की वजह से आरबीसी ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जा रही, या प्रीमाक्विन एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है। ये बैन है मेडिसिन, लेकिन फ़िलहाल बहुत जगह अभी भी चलती है, इसलिए इसकी वजह से भी आपका ही आरबीसी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हीमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आरबीसी का ब्रेक डाउन, जब आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आपका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम जो बात करते हैं वो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में खास बात क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि आरबीसी में क्या होता है कि आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के चारों ओर एक घेरा बना लेती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। यहाँ हमने लिखा भी है सेंट्रल में ये न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या बना लेते हैं, एक अंगूठी जैसी, एक रिंग जैसी संरचना बना लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सिड्रोब्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं, सिड्रोब्लास्ट। तो इस जिसमें सिड्रोब्लास्ट बन जाता है उस एनीमिया को हम सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम इन आरबीसी फॉर्मेशन ड्यू टू द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। इसमें आयरन के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या होता है कि ये आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और दूसरा देखिए, Fe स्टोर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और या Fe जो है कहाँ पे स्टोर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। और एंड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ रिंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वह माइटोकॉन्ड्रिया एक रिंग की संरचना बना लेती है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसे हम सिड्रोब्लास्ट कहते हैं। इसलिए इस एनीमिया को हम सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल का मतलब होता है हंसिया जैसी संरचना। अगर मैं अपने हाथों से बताऊं तो जैसे ये आपकी हंसिया जैसी, ऐसे काटने वाली हंसिया जैसी संरचना होती है, इसे हंसिया जैसी संरचना होती है, तो इसे हम सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। ये क्या होती है, ये आपकी एक जेनेटिक डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है ये, जेनेटिक डिजीज़ है जो माता पिता से बच्चों में जाती है। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या हो जाता है, फॉल्ट यानी डिस्टर्ब हो जाता है। सिक्कल से और जब फॉल्ट हीमोग्लोबिन होगा तो जो आरबीसी का जो साइज़ होगा, जो शेप होगा, वो कैसा हो जाएगा, सिक्कल सेल यानी हंसिया जैसा हो जाएगा। एंड ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरी ड्यू टू द सिक्कल सेल, और जब हंसिया बनेगी तो ऐसे आरबीसी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। और ऐसे आरबीसी जब चिपक जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपका, आरबीसी जब चिपक जाएंगी तो क्लम्प बन जाएगा, और क्लम्प बनने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जब ऐसे क्लम्प बन जाएगा तो उसमें आपका आरबीसी चिपक जाएंगी और ब्लड का फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और आरबीसी रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगा। और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, तो जिससे क्या होगा, स्प्लीन और लीवर का जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये है आपकी सिक्कल सेल एनीमिया। अगला जो हम बात करते हैं इसका नाम है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया भी आपकी ऐसी एनीमिया है जो कि जेनेटिक होती है, और इसका जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है, एबनॉर्मल आरबीसी हो जाता है। और इसमें जो होता है कि इमैच्योर और न्यूक्लिएटेड आरबीसी बन जाते हैं। कैसे आरबीसी बनते हैं, इमैच्योर होते हैं, जो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं, और उनमें क्या होता है, न्यूक्लिएट यानी न्यूक्लियस आ जाता है। और ये क्या होता है, थिन एंड वीक आरबीसी बनते हैं। आरबीसी कैसे होते हैं, ये
पतले होते हैं और वीक होते हैं। एंड इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, इसमें भी स्प्लीन का साइड बढ़ जाता है। तो ये आपका बीटा थैलेसीमिया हो गया। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम आपकी एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में बात करते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ बोन मैरो, यानी इसमें बोन मैरो हमारा क्या होता है, डिग्रेड होने लगता है या डिप्रेस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर लेस, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो हीमोपोएसिस की जो प्रक्रिया है वो हमारे अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। और जब बोन मैरो ही डिग्रेड होने लगेगा तो ब्लड की सारी प्रकार की कोशिकाएं कम हो जाएंगी, तो हमारा आरबीसी भी कम हो जाएगा। आरबीसी कम हो जाएगा तो इनडायरेक्टली हमारा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा तो हम एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, तो रीजन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ बोन मैरो, तो पहली बात तो एक तो ये कारण हो सकता है कि हमको इसका कारण ही ना पता चले किस कारण से हो गया। जैसे कैंसर का कोई कारण नहीं पता चलता, उसी प्रकार से एप्लास्टिक एनीमिया का जरूरी नहीं कि कोई कारण ही हो। फिलहाल इसका जो मेन कारण है वो जान लीजिए। एक्सरे, ज़्यादा एक्सरे करने से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। कैंसर की वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एंड टॉक्सिक सब्सटेंस के उपयोग से भी एनीमिया हो सकता है और ड्रग्स के उपयोग से भी एनीमिया हो सकता है। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे बोन मैरो को डिग्रेड करती हैं या डिप्रेस कर देती हैं, जिससे हमारी हीमोपोएसिस की प्रक्रिया यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी और अदर ब्लड सेल का निर्माण नहीं होगा। और आरबीसी और अदर ब्लड सेल का निर्माण नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा, और हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा तो पेशेंट एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा। बहुत पहले इसका इलाज संभव नहीं था, लेकिन इस समय पीजीआई लखनऊ और बीएचयू बनारस में इसका इलाज संभव है। नहीं तो एप्लास्टिक एनीमिया होने का मतलब एक समय ऐसा होता था कि एप्लास्टिक एनीमिया हो गया तो मरीज ये समझ लेता था कि उसे कैंसर हो गया, उसे बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब लंबी प्रक्रिया के बाद इसमें लंबा इलाज चलता है एप्लास्टिक एनीमिया का और उसे बचाया जा सकता है। अगला हम बात करते हैं पॉलीसाइथेमिया। इट इज़ आल्सो लाइक अ कैंसरस। क्योंकि हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो इसमें क्या होता है, ज़्यादा कार्य करने लगता है। जैसे कैंसर में क्या होता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल होने लगती है। कैसे कैंसर में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल होने लगती है। उसी प्रकार से हमारा जो पॉलीसाइथेमिया है उसमें से हमारा बोन मैरो क्या होता है, ज़्यादा कार्य करने लगता है। और जब बोन मैरो हमारा ज़्यादा कार्य करेगा तो हमारा हीमोपोएसिस की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। और हीमोपोएसिस की प्रक्रिया स्टिमुलेट होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ब्लड सेल्स का निर्माण होगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स का निर्माण होगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर हाई, यानी ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर हाई, यानी सभी प्रकार की जो ब्लड की कोशिकाएं हैं उनकी संख्या क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। और रीज़न ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, इसका जो मेन पीछे कारण क्या होता है कि बोन मैरो की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। जब बोन मैरो हमारा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है कि आरबीसी ज़्यादा बनेगा, और आरबीसी ज़्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो होती है उसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब देखिए किन किन कारणों से हो सकता है पॉलीसाइथेमिया, उसका रीज़न देखिए। हिल्स मतलब पहाड़ों पे ये आपके मतलब कि पॉलीसाइथेमिया होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो पहाड़ों के लोग होते हैं वो ज़्यादा हमको लाल लाल दिखाई देते हैं। सच अ प्लेस वेयर लेस ऑक्सीजन, ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होता है, वहाँ पे आरबीसी अपनी संख्या बढ़ा लेती है। आरबीसी बढ़ाने से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। तो पहाड़ों पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे हीमोग्लोबिन कम होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, ऐसी जगह पे पॉलीसाइथेमिया होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमको जो पहाड़ों के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोरे और लाल दिखाई देते हैं। कारण उनका यही होता है कि उनके अंदर जो आरबीसी होती है ज़्यादा होती है, आरबीसी ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन का कलर लाल होने के कारण से हमको जो पहाड़ों के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिश कलर में दिखाई देती हैं। अगला क्या है, बर्निंग ऑफ स्किन जब जल जाए उस केस में भी क्या होता है कि पॉलीसाइथेमिया होने के चांसेस होते हैं। जो आपका थर्ड वन रीज़न है वो क्या है, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। यदि हार्मोन हमारे इम्बैलेंस हो जाए तो भी आपको पॉलीसाइथेमिया होने के चांसेस हैं। और ड्रग्स यानी केमिकल्स, और केमिकल्स क्या होते हैं कि बोन मैरो को या तो डिप्रेस कर सकते हैं या तो उत्तेजित कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप से कार्य करते हैं। तो इन ड्रग्स की वजह से भी आपको पॉलीसाइथेमिया होने के चांसेस हैं। तो अभी हमने आपको
एनीमिया के जो है कि पूरे 8 टाइप्स बताए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनीमिया में। तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके बहुत पूछा जाता है। मैं अभी आपको तीनों ये पेज दिखाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको ऐसे ही एज डिक्टो तैयार कर लीजिए। हेडिंग तैयार रहेगा, बाकी अंदर की चीज़ें आपको हेडिंग से तैयार हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। तो ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, वैसे तो जनरली ये आपको 8 नंबर या 16 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप उसको इसी हिसाब से तैयार कीजिए ताकि आपका ये 8 नंबर या 16 नंबर से तैयार हो जाए। और आपको कहीं से भी कोई समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।